अच्छा जी, सीपीसी की हम दोबारा इसमें रिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि सिविल कोर्ट्स को अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन रखने वाली अदालतें कहा जाता है और कौन कौन सी इसकी जुरिस्डिक्शन में रुकावटें आती हैं, ये क्वेश्चन हम पढ़ने लगे। मैं आप एहसान, आप काइंडली ना अब अपना म्यूट ओपन ना कीजिएगा, वो स्पीकर ना ऑन कीजिएगा, मैंने इसलिए बंद किया है। अच्छा जी, इसमें इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि उबायच साइबर मीडियम के तहत ये कहा गया है कि जब राइट दिया गया है ना तो उसकी वायलेशन में रेमेडी भी प्रोवाइडेड है। ये कानून का बुनियादी असूल है। तो सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में ये बताया गया है कि सिविल नेचर के मुकदमात को सुनने के लिए सिविल कोर्ट के पास अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है, लेकिन जहां पर उसकी कॉग्निजेंस मतलब जेर समात, वो जहां पर अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता सुनने के हवाले से, जहां पर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली मना कर दिया गया, वो वाले केसेस सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। ठीक है, सिविल कोर्ट्स को कोर्ट्स ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेलिवेंट प्रोविजन इसकी सेक्शन 9 है। क्रॉस रेफरेंस के लिए मैंने बताया था कि सीपीसी के लिए पूरे पेपर में आप सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 1 एंड 2 इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपसे ज़्यादा क्रॉस रेफरेंस नहीं याद होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप सबसे पहले देखते हैं कि जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है। जुरिस्डिक्शन आपकी पावर की एक्सटेंट है कि जिसके तहत अदालतों को ये इख्तियार दे दिया गया है, ये कोई भी अपने पावर को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपकी पावर की एक्सटेंट है, इसको हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविल कोर्ट्स में ये कहा गया कि 1962 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के तौर पर सिविल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया है पाकिस्तान में। अब सेक्शन 9 में इसका जनरल रूल बताया गया कि सिविल नेचर के मुकदमात को सुनने के लिए सिविल कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। तो अब हम आगे ये देखते हैं कि सिविल कोर्ट्स के इख्तियारात में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अच्छा, सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन या काइंड्स में सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन आती है, जिसे जुरिस्डिक्शन एज टू नेचर ऑफ क्लेम भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आप क्लेम रिलीफ अदालत से मांगने आए हो, क्या अदालत के पास कॉम्पिटेंसी है कि वो आपको रिलीफ ग्रांट कर सके। ठीक है, इसे हम सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अगली है जुरिस्डिक्शन पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि दावे की जितनी मालियत है, अगर 50 लाख का केस है, ये जितनी मर्जी मालियत का केस है, क्या सिविल कोर्ट उस केस को सुन सकती है। तो इस हवाले से सिविल कोर्ट की 3 रैंक्स है। सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन रखती है। सेकंड क्लास 50 लाख तक का केस सुन सकती है और थर्ड क्लास 10 लाख का केस सुन सकती है। तो ये वैल्यूएशन के हवाले से जुरिस्डिक्शन को पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। वैल्यूएशन लगाने के लिए, डिटरमिन करने के लिए सूट वैल्यूएशन एक्ट प्रोवाइडेड है। ठीक है, या आप जस्ट इसमें डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता क्या है, क्योंकि इस पर अलग से सवाल आएगा, फिर आप उसमें डिटेल लिख सकते हैं। उसके बाद है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि एक विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में रहते हुए जब एक अदारा, एक अथॉरिटी या अदालत अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती है, उसे हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये जोग्राफिकल लिमिट्स का नाम है। उसके बाद पर्सनल जुरिस्डिक्शन आती है। पर्सनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि अगर डिफेंडेंट कहीं पे भी रिजाइड कर रहा है, ये कारोबार के सिलसिले में आया हुआ है, तो अदालत की कॉम्पिटेंसी है कि उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है। इसको पर्सनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखते हैं कि सिविल नेचर के मुकदमात किसे कहते हैं। ये ऐसे प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें आप अपने राइट को इन्फोर्स करते हैं या क्लेम करते हैं। ठीक है, इस सवाल का पहला हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला हिस्सा हम पढ़ते हैं जहां पर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया गया है। सबसे पहले एक्सप्रेस बार्स में ये लिस्ट बताई गई हैं। एब्सोल्यूट बार्स या कंडीशनल बार्स, ये स्पेशल बार्स। एब्सोल्यूट बार्स में बताया गया कि जहां पर मुकम्मल रुकावट लगा दी गई है, सिविल कोर्ट अपने अख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो एब्सोल्यूट बार्स में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले है रेस सब जुडिस। रेस का मतलब होता है झगड़ा, सब जुडिस का मतलब है केस पेंडिंग है। मतलब अगर एक अदालत में जेर समात मुकदमा है, ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है, आप दूसरी अदालत में अगर वो केस फाइल करते हो तो दूसरी अदालत की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो रुक जाएंगी। इस वजह से इसको स्टे ऑफ सूट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब ये है कि केस का डिसीजन फाइनली तौर पर दे दिया गया, तो अगर वही केस दोबारा फाइल किया जाएगा तो उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन 12(2) की है, जिसमें कहते हैं कि अगर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के बेस पे अदालती फैसला ले लिया गया है, उसको सेट असाइड करवाने के लिए आप 12(2) की एप्लीकेशन
उसी अदालत में फाइल करोगे, नया दावा दायर नहीं करोगे, ये रुकावट है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक और सिचुएशन देखते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन डिक्री का मतलब है कि जब आपने एक अदालती फैसला ले लिया है, ठीक है, तो उसको आपने इन्फोर्स भी करवाना है, सही है। तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए आप उसी अदालत में पटिशन फाइल करोगे, ठीक है, नया दावा दायर नहीं करोगे, ये रुकावट है इसमें। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144। आपका जो दावे का फैसला आपके हक में हो गया है, आपने बेनिफिट्स रिस्टोर करवाने हैं, तो उसी अदालत में आप एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन देंगे। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बहाली, रिस्टोर करना, ठीक है। तो उसको नए दावे के जरिए क्लेम नहीं किया जा सकता। या फिर अगली सिचुएशन है रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है छोड़ना। रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट क्लेम अंडर ऑर्डर 2 रूल 2। गलती से या जानबूझकर क्लेम में से कुछ हिस्सा आपका छूट जाता है, तो फ्रेश सूट के जरिए वो आप नहीं मांग सकते, ठीक है। अगली सिचुएशन है डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिव डिफॉल्ट अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। जहां पर हेयरिंग के लिए दावा लगा हुआ था, प्लेंटिव भी पेश नहीं हुआ, तो फिर ये होता है कि अदम पैरवी खारिज हो जाता है। तो उस दावे को बहाल करवाने के लिए आपको ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत उसी अदालत में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, आप नया दावा नहीं दायर कर सकते। उसके अलावा सिचुएशन है प्लेंटिव्स इंसॉल्वेंसी अंडर ऑर्डर 22 रूल 9। इंसॉल्वेंट पर्सन दावा दायर करने से उसे बार किया गया, ठीक है। उसके अलावा विड्रॉल और अबंडनमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ क्लेम अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि आप अदालत की परमिशन के बगैर ही अपना केस वापस ले लेते हैं या उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, तो दोबारा से परमिशन के बगैर लिया गया जो क्लेम वापस लेते हैं ना, तो उसके वाले से आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। हाँ जी, यहाँ तक बताएं सबको क्लियर है? काइंडली सिर्फ मैसेज कीजिएगा, स्पीकर मत ऑन कीजिएगा ताकि मैं आगे चलूँ। किसी का सवाल है तो मेरे से पूछ सकता है। अच्छा, बाकी भी जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, उसके बाद हम कंडीशनल बार्स पढ़ते हैं। कंडीशनल बार्स का मतलब ये है कि जब आप कंडीशन पूरी कर देते हैं ना, पर्सनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन। पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि डिफेंडेंट जहाँ पे भी रिजाइड कर रहा है, ये कारोबार के सिलसिले में आया हुआ है, उसके खिलाफ अगर अदालत कार्रवाई कर सकती है ना, ये उसकी पर्सनल ज्यूरिस्डिक्शन कहलाती है। हुसनैन, अब आपको क्लियर है? आगे चलूँ मैं? जी ठीक है। अच्छा, अगली है कंडीशनल बार। कंडीशनल बार का मतलब ये है कि अगर आप कंडीशन पूरी कर लेते हैं ना, तो वो रुकावट ख़त्म हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि अगर आपने एलियन एनिमी ने अगर आपके क्या कहते हैं अदालत में केस फाइल करना है पाकिस्तान में, तो अब पाकिस्तान की अदालतों से ये फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कंडीशनल बार है, अगर ये कंडीशन पूरी कर दी जाए तो फिर वो बार ख़त्म हो जाती है। और दूसरे लॉज के तहत हम बाहर देखते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स क्रिमिनल कोर्ट सुनेगी, रेवेन्यू मैटर्स रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी, रेंट मैटर्स रेंट कोर्ट सुनेगी, फैमिली मैटर्स फैमिली कोर्ट सुनेगी, मिलिट्री कोर्ट्स मिलिट्री मैटर्स सुनती है, स्पेशल ट्रिब्यूनल सर्विस मैटर्स को सुनने के लिए बनाई जाती है। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? काइंडली बता दें। ठीक है जी, ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं जो कि है रेस जूडिकेटा। रेस जूडिकेटा आपको इतना तो क्लियर है ना कि एक दावे का फैसला हो गया, तो अगर आप उसको दोबारा से फाइल कर देते हैं कि चलो इस दफ़ा डिसीजन आपके हक में हो जाए, तो जैसे ही पता चलता है अदालत को, तो उस दावे को डिसमिस कर दिया जाता है। अच्छा, रेस जूडिकेटा का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया है कि ताकि जुडिशल डिसीजंस को फाइनलिटी दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, और दो दफ़ा एक मसले के लिए किसी को परेशान ना किया जाए, ठीक है। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 11 है, क्रॉस रेफरेंस में वही लिख लीजिएगा जो सीपीसी के लिए मैंने आपको बता दिया है पहले क्वेश्चन में। रेस जुडिकेटा का मतलब है कि किसी इशू को फाइनली तौर पर एब्सोल्युटली कंप्लीटली डिटरमिन कर लिया गया जुडिशियल डिसीजन के जरिए। रेस का मतलब होता है झगड़ा, मैटर इन इशू, ठीक है। जुडिकेटा का मतलब है मैटर हैज बीन फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ या फिर फाइनली डिसाइडेड। अच्छा, अब हम इसकी बुनियाद देखते हैं। बुनियाद ये है कि रियासत की मंशा है कि वो चाहती है कि दावों को ख़त्म हो जाए,
केसेस की पेंडेंसी खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, और ये है कि 2 दफ़ा एक मसले के लिए किसी को परेशान नहीं किया जाएगा और जुडिशियल डिसीजंस को करेक्टली कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट है मैटर, डायरेक्टली और सब्सटैंशियल इशू। कहते हैं कि ये तो वही मैटर्स हैं जो कि पहली अदालत में आप फाइल कर चुके हो या मांग चुके हो, या जो चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। तो इसको मजीद हम तोड़ते हैं। मैटर्स इन इशू का मतलब होता है झगड़ा, कंट्रोवर्शियल इशू बिटवीन पार्टीज। मैटर्स डायरेक्टली इन इशू का मतलब ये है कि एक पार्टी ने अलेज किया, दूसरी पार्टी ने डिनाई किया या एडमिट कर लिया। मतलब जो हम दोनों के दरमियान, जैसे दो पार्टीज के दरमियान चीज़ें डिस्कस हुई हैं या फिर तनाज़ा था, उसे मैटर डायरेक्टली इन इशू कहते हैं। मैटर सब्सटैंशियली इन इशू का मतलब ये होता है कि ऐसा मैटर या ऐसा इशू जो केस के डिसीजन के लिए ज़रूरी होता है, जिसके बगैर मेरिट्स के मुताबिक फैसला नहीं दिया जा सकता। वर्डिक्ट का मतलब यहाँ पर फैसला है। ठीक है, आप डिसीजन भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या है, बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल, लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ इन सब्सिक्वेंट सूट। और फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंसी रखती है कि सब्सिक्वेंट सूट में वो आपको रिलीफ ग्रांट कर सकती है। ठीक है, मैटर्स हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। और जो तनाज़ात हैं आपके वो सुने जा चुके हैं। ठीक हो गया। उसके बाद काइंड्स देखते हैं इसकी। एक होता है एक्चुअल रेस जुडिकाटा, मतलब दो पार्टीज के दरमियान जिन तनाज़ों के हवाले से फैसला दे दिया गया ना, उसे हम एक्चुअल रेस जुडिकाटा कहते हैं, या दूसरे सूरत में आप कह सकते हैं मैटर्स डायरेक्टली इन इशू, एक ही बात है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मतलब ये है कि ऐसे मैटर्स या ऐसे इशू जिन्हें आप ग्राउंड ऑफ अटैक या ग्राउंड ऑफ डिफेंस बना सकते थे, आपने नहीं उठाए या नहीं लिए, तो अदालत तो यही समझेगी कि उसके हवाले से वो फैसला दे चुकी है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल क्यों ओरिजिनेट किया, वो इसलिए ताकि एक से ज़्यादा दावे ना दायर हों। इस चीज़ को रोकना है, अदालत का वैल्यूएबल टाइम बचना चाहिए और 2 दफ़ा किसी को परेशान ना किया जाए, और केस को फाइनलिटी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे मैं चलूँ। और उसके साथ ये है कि जो रेस जुडिकाटा है सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों पे अप्लाई होता है। सिविल में रेस जुडिकाटा कहलाएगा और क्रिमिनल में डबल जुपटी कहलाएगा। लेकिन जो फैसला फ्रॉड और मिली भगत से लिया गया, उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? बता दें ताकि आगे चलूँ मैं। जी ठीक है। अब हम बाज़ औक़ात आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस में क्या फ़र्क है। अब पोजीशन ऑफ प्रीवियस सूट की देखें बात, तो सेक्शन 10 रेस सब जुडिस के हवाले से या पेंडिंग सूट की बात करता है, जबकि सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकाटा के हवाले से है, उसमें तो बात ये की गई है कि फ़ैसला सुन लिया गया है, मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एज टू फाइनल डिसीजन, रेस सब जुडिस में अभी फाइनल डिसीजन नहीं होता, पेंडिंग होता है दावा पिछली फॉर्मर कोर्ट में। ठीक है, जबकि रेस जुडिकाटा में इश्यूज डिसाइड हो चुके हैं। एप्लीकेशन ऑन केसेस, रेस सब जुडिस पेंडिंग केसेस पे एप्लीकेबल है, रेस जुडिकाटा डिसाइडेड केस पे एप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा, आप इसके हवाले से एप्लीकेशन कब दे सकते हैं? रेस सब जुडिस किसी भी टाइम पे दी जा सकती है, बस ये है कि फाइनल जजमेंट ना प्रोनाउंस हुई है। रेस जुडिकाटा इश्यूज फ्रेम होने से पहले लाजमी तौर पर फाइल होनी चाहिए। इश्यूज फ्रेम का मतलब ये है कि जब एक साइड से प्लेंट आ गई है, दूसरी साइड से रिटन स्टेटमेंट आई है, तो दोनों की बेस पे एक सवालनामा तैयार कर लिया जाता है कि किन किन मामलात के हवाले से फैसला देना है। उस स्टेज को हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहते हैं। तो इश्यूज फ्रेम होने से पहले रेस जुडिकाटा के हवाले से एप्लीकेशन देना ज़रूरी है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है रेस सब जुडिस में नहीं है, रेस जुडिकाटा में है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि अगर दो अदालतें जो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन एक जैसी जुरिस्डिक्शन रखती हैं, अगर वो एक साथ मामले को सुनेंगी तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, इससे रोकना है। रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्ट ये है, एक तो केस को फाइनलिटी देनी है, रिस्पेक्ट देना है और पार्टीज को 2 दफ़ा परेशान नहीं करना। अच्छा, रेस सब जुडिस सिविल केसेस पे एप्लीकेबल है, जबकि रेस जुडिकाटा सिविल पे भी एप्लीकेबल है, क्रिमिनल पे भी एप्लीकेबल है। अच्छा, अगला पॉइंट है डिफेंस इन रिटन स्टेटमेंट। रेस सब जुडिस में रिटन स्टेटमेंट में डिफेंस नहीं लिया जा सकता। जैसे ही पता चलेगा ये मैटर पेंडिंग है किसी अदालत में, वहीं पर प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाएंगी। रेस जुडिकाटा में आपको लाजमी तौर पर डिफेंस लेना चाहिए रिटन स्टेटमेंट में। अब इसकी हम रेमेडीज देख लेते हैं।
अगर आप प्रेस सब जुडिस के फैसले के खिलाफ जाना चाह रहे हो तो उसकी रिवीजन लाई करती है, जबकि रेस जुडिकाटा में आप अपील भी दायर कर सकते हो या 12(2) की एप्लीकेशन फाइल कर दो। ठीक हो गया, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये क्लियर है क्वेश्चन? जी सबको क्लियर है? आगे चलो। बाकी सबको समझ आ रही है ना? काइंडली सब मैसेज कर दें ताकि मजीद कहना ना पड़े। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन आता है पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। एहसान आपको समझ आ रही है? आपका कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ मुझे। जी ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। देखिए, अदालतें इसलिए बनाई गई हैं कि कानून को एडमिनिस्टर किया जाए। इस हवाले से कुछ लिमिटेशंस इम्पोज की हैं जो कि अदालत को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। उनमें से जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं वो एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से लगाई गई है, जो कि सेक्शन 6 और 15 में बताया गया है, जो कि वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से रिलेटेड है। और सिविल कोर्ट इस हवाले से भी कॉम्पिटेंट है कि उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अब ये इसकी प्रोविजंस देख लें। 6 एंड 15 पिक्यूनरी से रिलेटेड है, 16 से 21 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। इन पे सवाल आता है तो जस्ट इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन भी देख ली है, सेक्शन 9 के तहत जनरल रूल भी देख लिया। अब हम 7 से असल क्वेश्चन पे आते हैं। देखें, जब सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, वैल्यूएशन के हवाले से जुरिस्डिक्शन की बात की जाती है, वो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से बात हुई है। सेक्शन 15 में ये कहा गया कि नीचे से देखा जाएगा कौन सी अदालत कॉम्पिटेंट है उस केस को सुनने के लिए। ठीक है, 6 to 15 नहीं है, 6 और 15 पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। 6 and 15 डील विद पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, 15 में क्या कहा गया कि लोएस्ट ग्रेड से देखा जाएगा कि कौन सी अदालत कॉम्पिटेंट है उसको सुनने के लिए। अब वैल्यूएशन के हवाले से यहाँ पर लॉ का जिक्र किया गया है जो कि सूट वैल्यूएशन एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें यह है कि वैल्यूएशन लगाने के लिए ये लॉ प्रिस्क्राइब किया गया जिसके तहत अदालत की कॉम्पिटेंसी डिटरमिन की जाती है। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट इस हवाले से अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता है सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत पिक्यूनरी लिमिट्स लगाने के लिए कि कौन सी सिविल कोर्ट कितनी मालियत का केस सुन सकती है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 6 में कहा है कि कोई भी अदालत अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड केस नहीं सुन सकता। पंजाब अमेंडमेंट है, सिविल जज फर्स्ट क्लास अनलिमिटेड, सेकंड 50 लाख तक, थर्ड क्लास 10 लाख तक। ठीक है, अच्छा, जनरल रूल ये है कि अगर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बगैर ही आपने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो वो उसके उस फैसले की हैसियत तो नल एंड वॉइड है। लेकिन यहाँ पर सूट वैल्यूएशन एक्ट के सेक्शन 11 के तहत ये कहा गया कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्शन है ना पिक्यूनरी से रिलेटेड, तो आपने अर्लीस्ट पॉसिबल उसको ऑब्जेक्ट करना है, अदरवाइज आपके जो ऑब्जेक्शन है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी अथॉरिटी की पावर एक्सरसाइज करने के हवाले से जो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है ना, या आप उसकी जोग्राफिकल लिमिट्स कह सकते हैं जिसके अंदर रहते हुए एक अथॉरिटी अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की 3 काइंड्स है, एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एज टू मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एज टू पर्सन। ठीक हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से ये दावे यहाँ पर अनलिस्ट किए हुए हैं। ये अगर आपसे याद नहीं होता है तो आप इस क्वेश्चन के लिए सेक्शन 16 खोलना, पेपर वाले दिन मैं आपको सिखा भी दूंगी कि कैसे करना है। जस्ट उस दावे के नाम आप उसने मेंशन कर देना है। अंदर आपने क्या मवाद लिखना है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से दावा दायर करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। ये 3 है, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पर दायर कर दो, या जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ पर दावा दायर कर दो, या जहाँ पर डिफेंडेंट डेथ है या कारोबार के सिलसिले में आया हुआ है या प्रॉफिट गेन के लिए काम करता है, या तो वहाँ पर दावा दायर कर दो। तो ये जितने भी दावे यहाँ पर लिखे हैं ना, उनके नीचे आपने 3 ऑप्शन ये सारे लिख देना। ठीक है, बस ये दावों के नाम याद कर लो या फिर बेरैक से आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से देखते हैं, जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है, ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो दोनों के हवाले से यही ऑप्शंस हैं। तो ये इसकी 2 हेडिंग्स बना देना, पहले मूवेबल प्रॉपर्टी और फिर पर्सन को यहाँ पर बता देना। अच्छा, अब अगर आपका जुरिस्डिक्शन के हवाले से ऑब्जेक्शन है तो फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तो ही एपलेट फॉरम पे आपकी बात सुनी जाएगी। अदरवाइज आप, अगर आपने अर्लीस्ट पॉसिबल
उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक हो गया जी, क्लियर है सबको? आगे चलो, बता दें काइंडली। अब हम अपील करने लगे हैं, क्लियर है सबको? एक मिनट। जी जी, अपील आपका सेपरेट क्वेश्चन है। अपील सिविल में दो तरह की होती हैं, एक फर्स्ट अपील होती है और एक सेकंड अपील होती है। ठीक है, उस हवाले से पढ़ने लगे। और ये बाय लॉ प्रोवाइडेड होती है, ये नहीं होता कि अगर आपने केस फाइल कर दी है इस वजह से आपको ये मौका दे दिया जाए कि आप अपील दायर करो। अपील का सिंपल फार्मूला ये है कि जब आप नीचे वाली इंफीरियर कोर्ट के फैसले से, जी जी, वीडियो में आगे वो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें यह है कि इंफीरियर कोर्ट के फैसले से अगर आप मुतमिन नहीं हो तो उसकी वैरेसिटी, उसकी सच्चाई को डिटरमिन करवाने के लिए आप सुपीरियर कोर्ट के पास जा सकते हो अपील दायर करने। ठीक है, इसके हवाले से प्रोविजन है सेक्शन 96 से लेके 104 तक। अपील का मतलब ये है कि जब आप कॉज ऑफ एक्शन को इंफीरियर से सुपीरियर कोर्ट में ले जाते हो ताकि उसके फैसले को डिटरमिन करवा सको। ठीक है, अपील की दो काइंड्स हैं। फर्स्ट अपील है 96 के तहत जो कि ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ होती हैं। ओरिजिनल डिग्री का मतलब होता है कि सिविल कोर्ट ने जो फाइनल फैसला दिया है ना किसी केस का, उसे हम ओरिजिनल डिग्री कहते हैं। उसके खिलाफ आप फर्स्ट अपील में जा सकते हो और एपलेट डिसीजन के खिलाफ आप सेकंड अपील में जा सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट अपील देखते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली अदालत जिसने वो फैसला दिया उसके खिलाफ फर्स्ट अपील होती है। और फर्स्ट अपील कौन सुनता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के खिलाफ हो सकती है। अच्छा, कौन सी ऑर्डर्स, कौन सी डिग्री है जो कि अपील में आप लेके चैलेंज कर सकते हैं? ओरिजिनल डिग्री, एक्स पार्टी डिग्री, या सेक्शन 104 के तहत जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, मतलब ऐसे ऑर्डर जिनके खिलाफ अपील हो सकती है। ये ऑर्डर 43 रूल 1 में भी एक लिस्ट दी गई है जिन ऑर्डर्स के खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। ठीक हो गया? बाद रिस्ट्रिक्शंस ये लगाई गई हैं कि जहाँ पर कंप्रोमाइज़ हो जाता है ना, पार्टीज़ की कंप्रोमाइज़ हो जाता है दोनों के दरमियान, उसके खिलाफ अपील नहीं बनती। और अगर ऐसे भी दावे हैं जिनमें प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास होती है कि कुछ चीज़ों का फैसला फौरी तौर पर हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये होता है कि अगर प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ आपने अपील नहीं दायर की ना, तो उसको आप फाइनल डिग्री में चैलेंज नहीं कर सकते अपील में। अच्छा, 104 के तहत जिन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील में फैसला होगा उसके खिलाफ आप फर्दर अपील में नहीं जा सकते। अच्छा, कौन सी पार्टीज हैं जो कॉम्पिटेंट है कि अपील फाइल कर सकती हैं? ग्रीव पर्सन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब 104 में ये लिस्ट दी गई है कि कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। जैसे कि आपको हर्जाने का हुक्म दे दिया, आप झूठा क्लेम लेके आए थे, उसके खिलाफ आपको कहा है कि आप कॉम्पनसेट करो दूसरी पार्टी को, उसके खिलाफ अगर आपको लगता है कि ये फैसला नहीं सही दिया गया तो आप अपीलेबल ऑर्डर में जा सकते हो 104 के तहत। या एग्जीक्यूशन में कोई फैसला हुआ है उसके खिलाफ भी आप अपील में जा सकते हो। या इनसफिशिएंट ग्राउंड्स की बेस पे अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ले ली गई है, उसके खिलाफ भी आप अपील में जा सकते हो। या फिर आपको कोई फाइन इम्पोज कर दिया गया है या कैद में रख दिया गया है डिग्री के एग्जीक्यूशन में, या ऐसे ऑर्डर जिनके खिलाफ अपील अलाउ की गई है। ठीक है, 104 के तहत जो फैसला होगा अपीलेबल ऑर्डर्स के हवाले से उसके खिलाफ सेकंड अपील नहीं बनती। फर्स्ट अपील के लिए 30 दिन का टाइम पीरियड है। सेकंड अपील हाई कोर्ट में सुनी जाएगी और सिर्फ ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगी। अब कौन से मैटर्स हैं जो सेकंड अपील में चैलेंज होंगे? फैसला कानून के मुताबिक नहीं है, ऐसा रस्म जिसे कानून की हैसियत हासिल है उसके खिलाफ फैसला दिया गया है, मटीरियल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया गया, या कोई मटीरियल इरेगुलरिटी आ गई है, डिफेक्ट है प्रोसीडिंग में, तो उस मैम अपील हाई कोर्ट फाइल होती है। सबसे पहली अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, एपलेट फॉरम में ही होती है। पहली एपलेट फॉरम ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनती है सिविल साइड पे, तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से भी मुतमिन नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें लॉ में ये बताया गया कि ये मैटर डायरेक्टली हाई कोर्ट सुनेगा। ठीक है, फिर आगे वो या तो ये होगा कि या तो बेंच बन जाएगा अपील के लिए, या आगे बता दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाएगी। एहसान, आपको क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है? सेकेंड अपील के लिए 60 डेज का टाइम पीरियड है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलो। अच्छा,
साथ कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एपलेट कोर्ट की पावर्स क्या है, इसीलिए मैंने अपील में ये क्वेश्चन साथ ऐड कर दिया है। केस को फाइनली तौर पर डिस्पोज ऑफ कर सकती है, केस को रिमांड कर सकती है। रिमांड का मतलब है वापस केस को मंगवाना और सुनना। इश्यूज को फ्रेम कर सकती है, ट्रायल के लिए केस रेफर कर सकती है, एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से ये रिक्वायर कर सकती है कि वो एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करें। वही सेम पावर्स हैं जो एक कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के पास है। ठीक है, ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ अपील का प्रोसीजर ऑर्डर 41 में है। एपलेट डिग्री के खिलाफ जो फैसला है वो ऑर्डर 42 में दिया गया है। ठीक है, बाकी ये फर्स्ट अपील सेकंड अपील के दरमियान डिफरेंस है, तो जो मैंने बातें बताई हैं उस लिहाज से ये आप डिफरेंस देख लीजिएगा, क्योंकि सेम चीज़ें हैं जो मैं पहले ऊपर बता चुकी हूँ। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? एक क्वेश्चन है, हाँ बोलें। एक जी क्वेश्चन है। जी। हाँ जी हाँ अच्छा, जी। ये जो एप्टीट्यूड कोड की पावर्स वाली बात की है आपने, ये सवाल आ जाता है। अगर सिंपल यही सवाल आ जाए तो उसमें मतलब इंट्रोडक्शन देना और फिर ये रेलेवेंट प्रोविजन इसका और क्रॉस रेफरेंस लिख के इंटरप्रिटेशन ऑफ कोड और जुरिसडिक्शन और ये हेडिंग्स देके फिर पावर्स में ये वाली हेडिंग के और इन पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन करके फिर कंक्लूजन कर देना। मतलब अगर जस्ट पावर्स पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ हाँ पॉइंट्स में दिए हैं ना, फिर हम उसके पॉइंट्स हाँ, लेके वो उनकी हेडिंग्स सारी बना बात है, लेंगे। आप उसको लाइंस में सवाल और क्रिएट मजीद कर लेंगे। खींचोगे। अच्छा, एक बात याद रखो, हाँ अगर किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूज करके कोई और ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो उस क्वेश्चन की लाजमी शुरू में एक मेन हेडिंग बना लिया करो, ताकि उसको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप इसी क्वेश्चन को प्रेजेंट करने लगे हो। इंट्रोडक्शन में लाजमी एक लाइन उसमें ऐड कर दो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अब ये अपील का जो क्वेश्चन है कई तरीकों से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसका मिक्सचर बना दिया है कि किसी तरह से भी आए आप इस क्वेश्चन को यूज़ कर लो। ठीक है, समझ आएगी मेरी बात? अच्छा, उसके बाद पार्टीज नॉट एट इशू के बारे में पढ़ते हैं। पार्टीज नॉट एट इशू के बारे में ये है कि अगर फर्स्ट हियरिंग पे अगर दूसरी पार्टी आपके क्लेम को एडमिट कर लेते हैं, दोनों पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ये अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वही मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। ठीक है, ताकि ये है कि दो दफ़ा किसी को परेशान ना किया जाए, पब्लिक का भी ट्रस्ट बहाल हो कोर्ट्स ऑफ लॉ के हवाले से कि वो उनके राइट्स को इस्टेब्लिश करेगी। इस हवाले से रेलिवेंट प्रोविजन ऑर्डर 15 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी है, बाकी क्रॉस रेफरेंस है। अच्छा, पार्टी इज नॉट एट, अब इशू का तो आपको मतलब पता है ना कि झगड़ा होता है जो पार्टीज के दरमियान। पार्टीज दो तरह की होती है, एक नेसेसरी पार्टी होती है और एक प्रॉपर पार्टी होती है। पार्टी इज नॉट एट इशू का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इशू की दो काइंड्स है, जहाँ पर प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जहाँ पर एक में से अगर डिफेंडेंट का डिस्प्यूट नहीं है तो उसकी हद तक वहाँ पर फैसला दिया जा सकता है। तो जब पहली हियरिंग पे अगर अदालत मुतमिन है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों में से किसी हवाले से भी मतनाज़ा कोई तनाज़ा नहीं है पार्टीज के दरमियान, तो ये डिस्क्रिशन है कि वहीं पर फैसला दे सकती है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। इसी तरह डिफेंडेंट में से अगर किसी एक का तनाज़ा नहीं है तो उसकी हद तक फैसला वहाँ पर दे दिया जाएगा और फर्दर मैटर प्रोसीड किया जाएगा। बाकी जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं, बाकी ऑब्जेक्ट इसका है तो ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन तरह ये कम है, इसका आप काइंडली ये कीजिएगा कि इसकी आप डायग्राम भी बना दीजिएगा। हाँ जी हुसनैन, क्या आपने लिखा है? कोई भी टॉपिक जिनकी डिफरेंट स्टेटमेंट से पूछा जा सकता है। मैं आपको ना क्वेश्चन शेयर कर दूंगी ताकि, और साथ ये या फिर ना पहले क्वेश्चंस निकाल के ना कल बता दूंगी कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, पहले मैं पास पेपर ना एक दफ़ा दोबारा से देख लूँ, तब मैं आपको मेंशन कर दूंगी। आज के लिए ज़रा आप रुक जाएं। चलें ठीक है, मेरा ख्याल से आखिरी सवाल एक कर लेते हैं। कितने टॉपिक्स हो गए हैं? 5-6 तो हो गए हैं। सही है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का मतलब ये है कि जब ऑर्डिनरी वे से डिफेंडेंट को नहीं बुलाया जा सकता तो सब्स्टिट्यूट वेज अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसको बुलाने के लिए जैसे हाँ मैम हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन करवा दें। देखिए सेक्शन 5 क्या मतलब, ये मिक्स हैं, टॉपिक्स मिक्स हैं बनाए इसमें। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। सेक्शन वाइज देखिए, आपका जो सीपीसी का पेपर है सेक्शन और ऑर्डर में से मिक्स करके आएगा, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं करवा रही हूँ। आपको क्लियर नहीं हो रहा कि मैं किस तरह से करवा रही हूँ? ये मिक्स हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का जो क्वेश्चन है ना, हाँ जी, ये सबसे
ये जो आप क्वेश्चंस करा रही है ना सारे, यही रिपीट हुए, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो मिक्स करवाए हैं मैंने आपको। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है ये, या फिर आपको पूरा सवाल आ सकता है कि मोड ऑफ समन्स पे लिखे हैं कि कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए सर्विंग करवाई जा सकती है, या फिर ना की स्टेटमेंट आ सकती है। ये 2 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। अच्छा, इसकी पीछे रीज़न ये है कि जब किसी पार्टी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है ना, तो लाजमी तौर पर उसको इन्फॉर्म किया जाए कि आपके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट हुई है ताकि आप पेश हों। ठीक है, उसके लिए सर्विंग करवाना समन्स की बहुत ज़रूरी है। इसके हवाले से सेक्शन पोर्शन में सेक्शन 27 प्रोविजन है और पूरा एक चैप्टर है ऑर्डर 5। लेकिन जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है ना, वो ऑर्डर 5 रूल 20 के तहत है। लेकिन ये ओवरऑल क्वेश्चन बना रही है ताकि अगर किसी तरह से भी आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। समन्स के पीछे क्या मंतक है कि बगैर सुने कोई फैसला नहीं किया जाएगा, या बड़ी स्टेटमेंट सुनते हैं, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड हियर दी अदर साइड। अगर ये ज़्यादा बातें याद नहीं होती तो एटलीस्ट ये मेंशन कर देना पॉइंट्स में। ठीक है, समन्स किस किस को भेजे जाते हैं? डिफेंडेंट को, विटनेसेस को, या डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब डिफेंडेंट को समन्स इशू करने के हवाले से जनरल रूल ये है कि समन्स भेजे जाएंगे ताकि वो पेरेंट्स दें और क्लेम का जवाब दें। ये ऑर्डर 5 रूल 1 में भी बात की गई है और सेक्शन 27 में भी ये बात की गई है। ठीक है, उसके बाद ये मोड्स बताए गए हैं। पहले तो तरीक़ाकार ये है ना कि पर्सनल सर्विंग हो, उसी को करवाई जाए। वो अवेलेबल नहीं है तो उसके एजेंट को करवाई जाए। एजेंट अवेलेबल नहीं है तो जो उसका कारोबार देख रहा है उसको सर्विंग करवाई जाए। वो भी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई एजेंट है, उसको सर्विंग करवाई जा सकती है। या फिर फैमिली में से अडल्ट मेल मेंबर है, उसको करवा दी जाए। वो भी नहीं है तो कॉपी चस्पा कर दी जाए। ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के ज़रिए आप सर्विंग करवा सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन असल पे आ गए, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अगर सवाल इस तरह आखिर से आ गया कि मोड ऑफ सर्विस और समन्स बयान करें, तो फिर तो ये सारा ही छापना पड़ेगा, एक एक लाइन में इसकी वजाहत बढ़ा देना। अच्छा, अब इसके लिए क्या कंडीशन होना ज़रूरी है कि वेयर द डिफेंडेंट ट्राइज टू रिस्ट्रिक्ट सर्विस अपॉन हिम और कैन नॉट बी सर्व्ड इन द ऑर्डिनरी वे और refuses to accept service or has not been heard for a long time, and the service cannot be effected in the ordinary manner, the court if satisfied can order substituted service. Order 5 Rule 20 इसके प्रोसीजर को रेगुलेट करता है। मोड्स देख लेते हैं किया जाएगा, कॉपी चस्पा कर दी जाएगी, ये इलेक्ट्रॉनिक वे अडॉप्ट किया जाएगा कम्युनिकेट करने का। अर्जेंट मेल सर्विस जिसमें TCS आ जाता है, बीट ऑफ ड्रम, पब्लिकेशन इन प्रेस एंड एनी अदर मोडर मैनर। ठीक है, ये अब आगे इसकी मज़ीद तफसील बताई गई है। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है। और इसके लिए ये बताया गया कि वही ऐसे ही प्रिज्यूम किया जाएगा कि जैसे पर्सनली सर्व किया गया डिफेंडेंट को, वही सेम इफेक्टिवनेस होगी। और जो डेट की फिक्सेशन होगी वो तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सबको क्लियर है क्वेश्चन? इसको चले यहाँ तक रखते हैं। 6 सवाल हमने कर लिए हैं। अब बराए मेहरबानी आप ना क्या कहते हैं, मुझे कल से टेस्ट देना शुरू हो जाए। इसको इतना ही आज 6 सवाल ठीक है, बाकी इसको जल्दी जल्दी हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं। कोई क्लास नहीं ले रहा तो उसको आप आपके जैसे फेलोज़ हैं ना स्टूडेंट्स, उनको बता दें कि रिकॉर्डिंग सुन लें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जैसे ही जिस दिन ख़त्म हुआ ना, मैं आगे मज़ीद नहीं लेके चल सकती इसको। ठीक है, तो आप काइंडली इतना ऑफ ना किया करें। अब इस रिकॉर्डिंग को आप फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप